गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 10 जिसका नाम है ईमानदारी की पौध। सबसे पहले हम इस पाठ का सीखने का प्रतिफल जानेंगे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना प्रत्येक काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, कभी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ 10 ईमानदारी की पौध। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन चलाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान यानी बच्चे, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थे। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी। चिंता यानी फिक्र सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं। शासक मीन्स जो भी उनके बाद राजा बनेगा उनके राज्य का क्या वह ईमानदार होगा या नहीं। उन्हें यह चिंता सता रही थी। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा किया करते थे। चर्चा यानी बातचीत, आपस में राजा और रानी यह बातचीत किया करते थे कि उनके मरने के बाद उनका राज्य कौन संभालेगा और जो संभालेगा क्या वह उनकी तरह ईमानदार होगा या नहीं। आज भी वे इसी सोच में डूबे थे। अचानक हरे भरे पौधों को देखकर उनके राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। क्या सूझी उन्हें? युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? तरकीब। अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उन्हें राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। शासक यानी उत्तराधिकारी, जो उनके बाद उनका राजपाट संभालेगा। वह अपनी रानी से कहते हैं, महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। इसके लिए मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। क्या कहा उन्होंने अपनी रानी से? उन्होंने कहा, महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। इसके लिए मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। रानी कहती हैं, यह तो बहुत नेक विचार है। नेक मीन्स अच्छा विचार है महाराज। एक बार इस पेज को हम फिर से पढ़ेंगे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा यानी जो उनके राज्य में लोग रहते थे उनसे। वे बुद्धिमत्तापूर्ण शासक चलाते थे। बुद्धिमानी से अपना राज्य चलाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा किया करते थे। आज भी वे इस सोच में डूबे थे कि अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उनके राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उन्हें राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। इसके लिए मैं एक उपाय भी मैंने सोच लिया है। यह तो बहुत नेक विचार है महाराज, महारानी ने कहा। आगे पढ़ेंगे। अगले दिन राज्य में घोषणा करा दी जाती है। घोषणा यानी इस बात की खबर दे दी जाती है
कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। चुनाव यानी चुनना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए, यानी दरबार में आ जाए। सोमवार का दिन। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। कौन कहते हैं ये राजा कहते हैं। किससे? अपनी प्रजा से, जो राज्य का शासक करने के लिए प्रतिभाग कर रहे थे, है ना। वह सभी, आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। राजा कहते हैं उन लोगों से, जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो लोग वहाँ आए थे उन्हीं में से एक युवक बोलता है, एक लड़का बोलता है, जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। एक बार इस पेज को फिर से रिवाइज करेंगे हम। अगले दिन राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। सोमवार का दिन। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। राजा कहते हैं, जी महाराज, उन्हीं में से जो लोग आए होते हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए, उनमें से एक युवक बोलता है, जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। फिर राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं। जो लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं प्रतिभाग करने के लिए, राजा उन्हें एक एक करके बुलाते हैं और उन लोगों को कुछ बीज देते हैं और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। राजा क्या करते हैं? राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। जो बीज वो देते हैं वो लोगों से कहते हैं कि 1 साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा कि वह कितने हरे भरे हैं, है ना। सभी लोग बीज लेकर अपने घर वापस जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। इन बीजों को गमलों में बोएं। राजा क्या कहते हैं? आप इन बीजों को ले जाएं और गमले में बोएं। 1 साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। यानी जो वह बीज देते हैं वह देकर लोगों से कहते हैं कि इस बीज के साथ इसका जो भी पौधा बनेगा 1 साल में वह लेकर आपको राजमहल में आना है। मैं सभी के पौधों को देखूंगा और जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का राजा, उत्तराधिकारी या राजा घोषित कर दिया जाएगा, है ना। महाराज, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? कौन कहता है ये? यह जो लोग वहाँ पे प्रतिभाग करने के लिए आए होते हैं उन्हीं में से एक लड़की महाराज से कहती है, राजा से कहती है, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? राजा छोटी सी लड़की को भी बीज दे देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। 1 साल बीतने पर सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं। जब 1 साल बीत जाता है सभी लोग अपने हाथों में उन बीजों की जो पौध निकली है उसके गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं।
छोटी सी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। किसको देखकर हंस रहे थे? उस छोटी सी लड़की को देखकर हंस रहे थे। एक बार फिर से देखेंगे। इन बीजों को गमलों में बोएं। 1 साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। महाराज, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? राजा छोटी सी लड़की को भी बीज दे देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। 1 साल बीतने पर सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं। छोटी सी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। उसे देखकर क्यों हंस रहे होंगे सब लोग? क्योंकि सभी लोग गमलों में पौधा लेकर आए थे, किंतु वह लड़की खाली गमला लेकर आई थी। इसी कारण सब लोग उसके खाली गमले को और उसको देखकर हंस रहे थे कि यह देखो, हम सब तो पौधे लेकर आए हैं, परंतु यह लड़की खाली गमला लेकर आई है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। राजा ने सभी का स्वागत किया। क्या किया राजा ने? राजा ने सभी लोग जो वहाँ पे उपस्थित थे, अपने पौधे अपने गमले के साथ जो लेकर आए थे, उन सभी को राज दरबार में आने पर राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। प्रशंसा यानी तारीफ। क्या की? तारीफ। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी उस छोटी लड़की पर गई। उसका खाली गमला और उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत किया। संकेत यानी इशारा। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। किसने कहा? लड़की ने। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। क्या कहा लड़की ने? लड़की ने कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। बेटा, बीज खराब नहीं, नकली थे। कौन बोला? राजा बोले। बेटा, बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। जो लोग वहाँ पे खड़े थे, वह गमले में कैसे पौधे लगाकर लाए थे? नकली पौधे लगाकर लाए थे। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सभी के सिर शर्म से झुक गए, किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे कि उन्हें अपने राज्य का एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया। एक बार फिर से देखेंगे। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी उस लड़की पर गई। उसका खाली गमला और उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत किया।
महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। बेटा, बीज खराब नहीं थे, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए थे। किसने कहा? राजा ने। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सभी के सिर शर्म से झुके हुए थे, किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें अपने राज्य का एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना प्रत्येक काम ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता है और एक दिन झूठ सबके सामने आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, है ना? और प्रत्येक काम ईमानदारी से करना चाहिए। आशा है सभी की समझ में ये चैप्टर आ गया होगा। अब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।